हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 नवंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेष केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए क्रिस गोपाल कृष्णन, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी बिमल जालान। देखिए, इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन सेनापति जैसे क्रिस गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेष केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिस गोपाल कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया? ऑप्शन ए विलियम क्लिंटन, ऑप्शन बी जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, ऑप्शन सी बराक ओबामा, ऑप्शन डी जॉर्ज वॉकर बुश। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि बराक ओबामा जो है वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उनके पहले कार्यकाल में भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में थी। अ प्रॉमिस्ड लैंड में उन्होंने उन पलों का भी जिक्र किया है जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए। उन्होंने उसमें उनकी एक शालीन छवि की भी तारीफ की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बराक ओबामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक जो है वो 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी पर राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गो अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। गो कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया गया है। गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गो कैबिनेट में शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में गौ हत्या को रोकने के लिए एक अध्यादेश पारित किया था। इस अध्यादेश के तहत उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या पर 10 वर्ष तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, हाल ही में जो है आपकी पुदुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हरियाणा के भिवानी के दलवास गांव में जन्मी चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद, हरियाणा की पहली महिला मंत्री और हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी थी। चंद्रावती जो है सर्वप्रथम वर्ष 1954 में अविभाजित पंजाब के बधरा में विधायक बनी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? ऑप्शन ए 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है।
इस फंड की जो घोषणा है वो 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसे हाल ही में वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। भारत ने आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के अपने पहले के प्रस्ताव को भी पुष्टि की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संपन्न हुए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन से देश द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। देखिए जो है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ, ध्यान रखिएगा 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में और कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच आयोजित किया गया। इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की जो थीम है वो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास थी। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं ने वैश्विक परिदृश्य के प्रमुख मुद्दों और आपसी सहयोग पर चर्चा की, जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के उपायों में सुधार शामिल है। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों का आदान प्रदान पर भी चर्चा की गई है। ध्यातव्य है कि 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो रसिया द्वारा किया गया है। बात करें, ये तो हो गया आपका 2020 का, ठीक है। बात करें 2021 के ब्रिक्स सम्मेलन की, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा, ठीक है। इसकी अध्यक्षता तो कौन करेगा? भारत करेगा, और वो 13वां, ये तो हुआ आपका 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और आपको ये भी बता दे कि 2021 तक जो है ब्रिक्स के 15 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। इससे पहले जो है भारत जो है आपका 2012 में और 2016 में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स जो है आपका, ब्रिक्स लिख देते हैं, ब्रिक्स जो है ये पांच सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इनसे मिलकर एक बना एक समूह है। दरअसल जो है ये देखिए आपका नाम से ही फर्स्ट लेटर जो देश का जो आपका कंट्री का जो पहला लेटर है उसी से ही मिलकर बना हुआ है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी जो औपचारिक स्थापना जो है आपका 2006 में हुई थी, 2006 जुलाई, ये भी लिख देते हैं, जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 देशों के सम्मेलन के अवसर पर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई है। बाद में जो है आपका सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA की एक बैठक के अवसर पर ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इसी से ब्रिक की औपचारिक शुरुआत हुई है। ध्यान दीजिएगा, पहले जो है आपका ब्रिक था, ठीक है, पहले आपका ब्रिक था, तब इसमें आपका साउथ अफ्रीका जो है आपका शामिल नहीं हुआ था इसमें, ठीक है। तो इससे जो पहले ब्रिक्स सम्मेलन की जो का आयोजन है वो आपका 16 जून 2009 को हुआ था। पहला जो है लिख देते हैं, पहला जो हुआ था 16 जून 2009 को हुआ था, 2009, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पहला हुआ था वो आपका रूस में हुआ था, ठीक है, रूस में इसका आयोजन किया गया था। और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने का न्योता मिला। बाद में आपका, ये तो पहले आपका ब्रिक्स देश थे, लेकिन उसके बाद आपका इसमें साउथ अफ्रीका मिला। कब मिला है आपका? दिसंबर 2010 में इसमें शामिल हो गया है, न्योता मिला है दिसंबर 2010 में, लेकिन ये जो शामिल हुआ है औपचारिक रूप से 2011 में इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। फिर इसी के साथ ही यही जो है ब्रिक जो था, ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय संबंधों की शुरुआत हुई। पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स बन गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत द्वारा 4 दिन के भीतर दूसरी बार क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कौन से स्थान से किया गया? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी बालेश्वर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चांदीपुर। देखिए भारत ने 4 दिन के भीतर दूसरी बार क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जिसने हवाई लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर इसे नष्ट कर दिया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया है। विदित हो कि पहली QRSAM प्रणाली का परीक्षण 13 नवंबर को किया गया था। इस मिसाइल से सीमा पर युद्ध का
युद्ध का किसी सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भारतीय सेना को आसमानी कवर देने में प्रभावी सफलता मिलेगी। बात करते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर तक है, 25 से 30 किलोमीटर है, और मिसाइल जो है 4.7 मैक स्पीड से दुश्मन पर वार करती है। इस तरह जो इसकी स्पीड है लगभग जो है आपका 5800 पर आवर है। ठीक है, जो मिसाइल को है जो मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है, जो एक साथ 6 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। जो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मिसाइल है। इसे भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया गया है। यह मिसाइल सभी मौसम और सभी इलाकों में सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल है, जो एयरक्राफ्ट रडार द्वारा जाम करने के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर से लैस है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अन्नाक्याम लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए जो है हाल ही में पर्यावरणविदों और आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा केरल राज्य विद्युत बोर्ड की अन्नाक्याम लघु जल विद्युत परियोजना का विरोध किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अन्नाक्याम लघु जल विद्युत के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वजाजल डिवीजन के जंगलों को काटने की अनुमति दी गई थी। बात करें अन्नाक्याम लघु जल विद्युत परियोजना के बारे में, तो ये जो लघु जल विद्युत परियोजना में एक जो है आपका 7.5 मेगावाट लिख दे रहे हैं, ठीक है, मेगावाट की परियोजना है, जिसे जो है केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित किया गया है। इस परियोजना में विद्युत उत्पादन हेतु सोलायर जलाशय के जल का प्रयोग किया जा रहा है। इस योजना को जो है 1990 के दशक से ही केरल प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित थी, लेकिन इसे हाल में ही सरकार की मंजूरी मिली है। ठीक है, बात करते हैं इसके विरोध के कारण क्या है। तो अगर ये परियोजना आगे बढ़ती है तो इससे बहुत सारे पेड़ों को काटने का आदेश जारी किया गया था। ठीक है, इसी के कारण ही ये जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस क्षेत्र में केएसईबी द्वारा जंगल की सफाई का आदेश जारी किया गया है वो क्षेत्र जो है आपका एक टाइगर रिजर्व, जिसे टाइगर रिजर्व का नाम भी लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, पराम्बिकुलम, ओके, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस परियोजना के विरोध का एक प्रमुख आधार यह भी है क्योंकि यहाँ पर है जो केरल की आदिवासी जनजाति काडर जनजाति रहती है। इस स्थानीय जनजाति को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार 400 किलोमीटर के दायरे में उन्हें वन के संरक्षण और प्रबंधन के अधिकार मिले हुए हैं। इस प्रकार यह परियोजना वन अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आदिवासी समुदाय को प्रदत्त अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कौन से राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए आपका ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और गोवा सरकार ने राज्य में भारत के पहले कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। इस समझौता ज्ञापन के तहत EESL और DNRE व्यवहार्यता अध्ययन और इसके साथ वैकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजना के क्रियान्वयन को अंजाम देंगे। गोवा इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। इस प्रोजेक्ट से बिजली कंपनियों में सुधार किए जाने से स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आगामी 25 वर्षों की अवधि में गोवा को लगभग 2574 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किसानों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा कुशल पंप सेट भी उपलब्ध कराएगा, जो बिजली की खपत को कम करने के अलावा कृषि एवं ग्रामीण फीडर नेटवर्क को बिजली पहुंचाने से जुड़ी पारेषण एवं वितरण घाटे को भी कम करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किए। इस वर्ष इस कार्यक्रम के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए 22वें, ऑप्शन बी 23वें, ऑप्शन सी 20वें, ऑप्शन डी 21वें। देखिए जो आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किए। बेंगलुरु टेक समिट भारत का प्रमुख टेक कार्यक्रम है और इस वर्ष इस कार्यक्रम के 23वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2020 के लिए इस सम्मेलन का मुख्य विषय नेक्स्ट इज नाउ रखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य तौर पर कोरोना वायरस महामारी के बाद विश्व में सूचना टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाई पारमेलिन सहित कई अन्य प्रसिद्ध लोग हिस्सा लिए। 3 दिवसीय इस टेक समिट का आयोजन कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक नवप्रवर्तन और टेक्नोलॉजी सोसाइटी तथा कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23वें। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।